में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सब स्टेशन में मेजर इक्विपमेंट क्या होता है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप पढ़े होंगे कंट्रोलिंग पोस्ट या स्विचिंग स्टेशन में कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग पोस्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, या स्विचिंग स्टेशन जो पोस्ट बने होते हैं, छोटे छोटे पोस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका सब स्टेशन होता है, ट्रैक्शन सब स्टेशन कह सकते हैं उसको, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। ठीक है, मेजर इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इक्विपमेंट बहुत सारे होंगे तो सबके बारे में हम लोग जिक्र नहीं करेंगे। कुछ होगा जो कि मेजर इक्विपमेंट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। फॉर एन एग्जांपल आप कह सकते हैं ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर। मेनली यही इक्विपमेंट आपके पास होते हैं। और बाकी कंट्रोल पैनल होता है वहां पे भी बना हुआ, जिसको कि कंट्रोल कर रहा होता है, कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, जो कि वहां पे इंचार्ज रहेगा या जो ऑथराइज्ड पर्सन रहेगा उनके द्वारा। पूरा सबस्टेशन को कंट्रोल किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है उनके द्वारा। ठीक है, तो सबस्टेशन में हमारा क्या तीन इक्विपमेंट मेजर हमारा हो गया, क्या ट्रांसफार्मर, इंटरप्टर और सर्किट ब्रेकर। देखिए फिर से आज ट्रांसफार्मर आया। मैंने आपको लास्ट क्लास में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया होगा, ट्रांसफार्मर को आप अच्छे से पढ़िए। पता नहीं आपके ऊपर असर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग हो थेथर। थेथर समझते हो ना, कि कितना भी किसी को मार लो, लतिया लो, थपड़ा लो, मतलब झापड़ जो लाफा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही फिफ्थ सेमेस्टर, मैंने फोर्थ सेमेस्टर में क्लास देखा है इसमें, तो 50% बच्चे ऐसे जो थेथड़ है, लतखोर जिसको बोलते हो, तो आप लोग हो तो वही समझोगे है नहीं, सुनोगे है नहीं, बस लगेगा है सर पढ़ा रहे, सुनो ना यार, सुनो, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, खुद पे जब आएगा, जब वक्त आएगा तो उस टाइम आपको समझ में आएगा कि हाँ सर जो बोल रहे थे क्यों बोल रहे थे। ठीक है, अभी मैं कम से कम 500 स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ, मिनिमम बोल रहा हूँ 500 स्टूडेंट से जुड़ा हूँ, जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। मैं 2003 साल से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोग के इंस्टीट्यूट में, तो कम से कम वैसे बच्चे ही जुड़े हुए हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि पढ़ने में इंटरेस्टेड है, और जो है टपोरी टाइप का समझ रहे हैं ना, जिसको लफुआ बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, इधर उधर करते रहता है, तो वैसे बच्चे से मैं खुद डिस्टेंस बनाता हूँ। तो पढ़िए, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, जो भी है, जिनको भी लगता है कि कुछ अच्छा करना है तो सेट कीजिएगा, गोल बनाइए, सेट कीजिए। ठीक है, और उसको कि हाँ ये करना है, और उसके पीछे लग जाइए, अभी से लग जाइए। अब समय आ गया, जब तक मस्ती करना था आपने कर लिया, अब वक्त आ गया है कि आप अपने करियर को लेके, अपने गोल को लेके फोकस कर लें, है ना। और अभी से आप करेंगे ना, तो विश्वास कीजिए आने वाले टाइम में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। बाकी तो आपका लाइफ है सर, जैसे जीना हो आप मस्ती करके जिया कीजिए, है ना। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर पे। ठीक, तो ट्रांसफार्मर के बारे में ऑलरेडी आपने एसी मशीन में पढ़ा होगा, विशेष हम लोग कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर ओवरव्यू मैं फिर से दे रहा हूँ, सुनिएगा। ट्रांसफार्मर, ठीक, यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होगा। अब जो सब स्टेशन में होगा, सब स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर यूज होता है उसमें से प्राइमरी आपका 132 kV रहता है और सेकेंडरी आपका क्या रहेगा 25 kV। तो वोल्टेज रेटिंग वही होगा सब स्टेशन। और जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे कौन सा, और 10 MVA या फिर 12.5 MVA, कुछ ऐसा ट्रांसफार्मर यूज होता है उसमें। जो ट्रांसफार्मर होता है, बाकी कंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें 2 बाइंडिंग होता है, कोर रहेगा, कॉयल रहेगा, कोर कॉयल असेंबली जिसको बोलते हो CCA, कोर कॉयल असेंबली। उसमें वो वाइंडिंग्स रहेंगे आपके बने हुए। ठीक है, फिर चैनल्स रहता है, फिर आपका नट बोल्ट रहता है, फिर आपका सीट रहता है, बीच में आपका प्रेस बोर्ड पड़ा हुआ रहता है, सब इंसुलेशन के लिए होता है। ठीक, अच्छा हाँ, इंसुलेशन से ध्यान आया कि बीच में हमारा बहुत सारा इंसुलेशन भी दिया रहता है, अलग अलग टाइप का इंसुलेशन रहता है ऐसे ट्रांसफार्मर में। पढ़िएगा डीप में तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपने जो पढ़ा है उसको मैं रिकॉल कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, कि ट्रांसफार्मर में जो इंसुलेशन होता है कहाँ कहाँ होता है, इस चीज को पढ़िएगा। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको बन सकता है इस चीज से। देखिए, ये मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर माने कि क्या, एक टैंक हो गया। अब टैंक में आप देखिएगा कि कुछ इस तरह का हमारा क्या रहता है, कोर रहेगा, है ना, कुछ इस तरह का कोर। ठीक, शेप उसका अलग रहता है, ध्यान रखिएगा। ये जो कोर रहता है सबसे पहले किस फॉर्म में रहेगा, लेमिनेशन के फॉर्म में। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका कोर जो रहेगा वो किस फॉर्म में, लेमिनेशन के फॉर्म में। बहुत ही थिन फॉइल रहता है सर, जैसे कॉपी आपका हो गया, किताब ले लीजिए, उसमें जो पन्ना रहता है, पेज रहता है, उसको हम लेमिनेशन बोलते हैं। और पूरे को, किताब को स्ट्रक कर लीजिए तो उसको हम कोर बोल देते हैं। ठीक है, तो यही हो गया
आपका इसमें जो रहता है सीट वाइज बना हुआ रहता है, तो वो हो गया हमारा कोर। अब इसी के ऊपर हमारा क्या रहता है, वाइंडिंग बना हुआ रहता है, ठीक है, इसके ऊपर क्या रहता है, वाइंडिंग बना हुआ रहता है, कुछ ऐसा। क्लियर, ये हो गया हमारा वाइंडिंग। अब देखिए ये जो वाइंडिंग बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये जो वाइंडिंग है ना, अब वाइंडिंग के ऊपर पे हमारा एक इंसुलेशन रहता है, जनरली उसमें क्लास ए इंसुलेशन यूज किया जाता है, ठीक है। ऑल्सो यू हैव गॉन थ्रू इट, टाइप ऑफ इंसुलेशन, कितने प्रकार के इंसुलेशन होते हैं और क्या क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल नहीं हो तो आप नेट पर से सर्च कीजिए कि कितने प्रकार के इंसुलेशन होंगे, क्लास ए बी सी ई एफ जी वाई कुछ है इस तरह से, ठीक है, 7 से 8 टाइप का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है क्लास ए इंसुलेशन यूज होता है। अब देखिए ये जो आपका कॉइल बनेगा ना, कॉइल के ऊपर भी हमारा इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहता है, पेपर इंसुलेशन रहेगा आपका, ठीक है। पेपर इंसुलेशन में भी आपका क्या होता है कि मतलब ऐसा रहेगा डीपीसी एमपीसी कुछ ऐसा करके रहेगा, ठीक है। मतलब डीपीसी माने डबल पेपर होता है उसका, ठीक है। देखो मैं नाम बोल रहा हूँ, इसका फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, लेकिन लेयर कहलाता है ये, ठीक है। एक लेयर या दो, जैसे कि अगर देखो इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा आपको। तो ये जैसे अब मान लो कॉइल है, इस कॉइल के ऊपर हमने क्या किया, ऐसे करके एक बार सिर्फ एक बार पेपर बांध दिया, ठीक है, तो ये सिंगल लेयर हो गया। अब इसी पे एक बार ऐसे करके फिर दोबारा किए तो वो क्या हो गया, डबल लेयर। अब एमपी जो मैं बोल रहा हूँ ये मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर करने का मतलब इस पे हम 3 बार 4 बार किए होंगे तो उसको मल्टी लेयर कहते हैं। तो इसमें जनरली डिजाइन पे डिपेंड करता है कि आपका ये डीपीसी होगा कि एमपीसी होगा, ठीक है, या फिर आपका सिंगल लेयर होगा। मतलब वोल्टेज जो रहेगा, कितने वोल्ट के लिए आप बना रहे हो, हाई वोल्टेज के लिए बना रहे हो तो डेफिनेटली इंसुलेशन हमारा हाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब इसमें बनाएंगे क्लास ए के लिए, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर जनरली हमारा वोल्टेज हाई रहेगा, क्योंकि आप बात कर रहे हो 132 kV और फिर 25 kV का वोल्टेज ऐसे ही हाई है हमारा, तो यहाँ पे हम लोग एमपीसी लगाते हैं, ठीक है। और जो इंसुलेशन का लेयर है 3-4 ऐसा लेयर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो हो गया, ये तो आपका क्या था, कोर था। अब ये कोर जो है, इसी कोर पे आपका एल और एच मतलब लो वाइंड जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है दोनों इसी कोर पे रहेगा। इसमें भी इसी कोर पे रहेगा, इसमें भी इसी कोर पे रहेगा। समझ में आएगा, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग जो रहेगा तीनों। अब जैसे ये 3 फेज का ट्रांसफार्मर हो गया, अगर हम सिंगल फेज का बात कर लें अगर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है सर। सिंगल फेज में आपका क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा क्या, कोर। अब इसी पे हमारा क्या रहता है, बाइंडिंग, हम ऐसा बना दिए सर, ठीक है। अब बाइंडिंग रहेगा इसी पे, तो मतलब 2 बाइंडिंग रहता है ना, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, है ना। तो एक साइड एच टी एक साइड एल टी, तो ये जो आपका कोर है ना, इसी कोर के ऊपर एलवी बाइंडिंग भी रहेगा और एचवी बाइंडिंग भी रहेगा। 2 रहते हैं ना, एचवी बाइंडिंग भी रहेगा और एलवी बाइंडिंग, इसी में आपका एलवी बाइंडिंग भी रहेगा, एचवी बाइंडिंग भी रहेगा, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर ये 3 फेज का रहेगा तो हाँ 3 फेज का ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज में तो चलो जनरली आप कर सकते हैं, एक पे एलवी एक पे एचवी, है ना। लेकिन जब 3 फेज में आओगे तो एक ही लिम्ब पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्ब, इसको क्या बोलते हैं, लिम्ब। ये हो गया हमारा क्या, लिम्ब। अब इसी लिम्ब पे हमारा क्या हो जाता है कि वाइंडिंग प्लेस किया जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इंसुलेशन का, ठीक है, तो उसी पे आते हैं हम लोग। ये जो होता है, मान लीजिए ये कोर है, अब ये कोर भी इंसुलेटेड रहता है विथ वार्निश। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा, ध्यान दीजिए मैं लिखाने वाला नहीं हूँ इस चीज को, सुनिएगा और आप नोट डाउन करना होगा तो नोट करते जाइएगा कि ये कोर में भी हमारा क्या रहता है, इंसुलेशन रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वार्निश, ठीक है। अब ये पूछेगा आपको कोर में क्या इंसुलेशन रहता है, वार्निश रहता है, लिख लीजिएगा। अब देखिए ये कोर जो रहेगा, पहले कोर को आप स्टैक किए, असेंबल किए, कोर के बाद हम लोग क्या करते हैं, एलवी वाइंडिंग रखते हैं। तो कोर के बीच में और एलवी वाइंडिंग के बीच में, माने कि कोर और एलवी वाइंडिंग, कोर और एलवी वाइंडिंग के बीच में भी इंसुलेशन रहता है, ठीक। अब एलवी वाइंडिंग और एचवी वाइंडिंग, जैसे ये हमारा हो गया क्या, कोर। अब इसी के ऊपर हमारा क्या हो गया, ये एलवी, इसी के ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, ये एचवी। तो ये जो रहेगा, पहले तो आपने क्या किया, कॉपर कंडक्टर जो था उसको आप इंसुलेट किए, फिर कोर को भी इंसुलेट किए विद वार्निश। अब ये कोर के ऊपर जो रखोगे आप एलवी वाइंडिंग, तो एलवी वाइंडिंग जो रहेगा, एलवी वाइंडिंग के ऊपर भी आपका क्या रहेगा, इंसुलेशन रहेगा। कोर और एलवी के बीच में इंसुलेशन, एलवी और एचवी के बीच में इंसुलेशन,
ठीक है, इस तरह से हमारा क्या रहता है, इंसुलेशन रहेगा आपको बना हुआ। समझ में आ रही बात? तो इंसुलेशन यहाँ दो। अब देखिए कोर जो होगा यहाँ पर जब आप रखने लगोगे ना, चैनल जो रखोगे यहाँ पे भी आपका इंसुलेशन यूज होता है। अलग अलग बहुत हैवी हैवी इंसुलेशन बना दिया जाता है, पेपर का ही बनाता है, बोर्ड का, ठीक है, ब्रश बोर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका इंसुलेशन बना दिया जाता है। अब देखिए ये जो टैंक है हमारा, ये टैंक में आप ये पूरा का पूरा सेट हमारा कहाँ रहेगा, टैंक में रहेगा। ठीक, टैंक में रहने के बाद देखिएगा ये टैंक का अगर कवर है, ये चारों साइड में चार दीवार आप अगर बोल दें कि ये चदरा का बना रहता है, लोहे का, ठीक है, जनरली आयरन का बना रहेगा। तो आयरन का जो रहता है वो जनरली डिपेंड करता है डिजाइन में, कितना मोटा बनाया जा रहा है, कितना पतला, कितना साइज देना है हमारा। तो अगर ये जो होगा, ये साइड का जो वॉल होगा, ये कोड, इसके बीच में भी डिस्टेंस रहेगा, इसके बीच में भी डिस्टेंस रहेगा, इसके बीच में भी डिस्टेंस रहेगा, इसके बीच में भी डिस्टेंस रहेगा। देखिए तो यहाँ पे भी एक इंसुलेशन बना दिया, क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, एक इंसुलेशन बनाएगा। अब ये गैप होना भी बहुत जरूरी है सर, अगर गैप नहीं होगा तो ये जो कोर है इसमें हो सकता है टच करे, क्योंकि फ्लक्स तो हमारा लिंक लोहे से भी करता है, जिसको कि आप स्ट्रे लॉस बोलते हो। तो ये जो होगा हमारा इसमें लिंक करेगा तो हो सकता है कभी शॉर्ट होने का चांसेस बढ़ जाएगा अगर गैप नहीं रहा तो। जनरली आप देखिएगा ट्रांसमिशन लाइन में भी आप पढ़े होंगे, तो हमारा एक गैप, ये जो तीन रहता है कंडक्टर बिछा हुआ, ये तीनों कंडक्टर के बीच में हमारा क्या रहता है, गैप रहता है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाता है वैसे वैसे गैप भी बढ़ते जाता है, तो वो एक इंसुलेशन ही रहता है सर, बीच में इंसुलेट करने के लिए ही दिया जाता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इंसुलेशन बनाते हैं। तो ये सारे इंसुलेशन के लेवल को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन लेवल वोल्टेज चेक मतलब टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि पढ़िएगा 6 सेमेस्टर में, टेस्टिंग करके एक पेपर है, उसमें मैं बताऊंगा, जो भी सर पढ़ाएंगे आपको बताएंगे आपको, ठीक है, ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग के बारे में। तो उसमें क्या होता है, जो इंसुलेशन लेवल टेस्ट किया जाता है उसमें हाई वोल्टेज दिया जाता है, अधिक, एक BIS संस्था है जो कि आपको वोल्टेज दे चुका है कि कितने वोल्टेज पे आपको कितना वोल्टेज सप्लाई दे करके चेक करना है। ठीक, तो वही चीज है। अब जैसे मान लीजिए इसमें 2 ही वोल्ट रहेगा, एक तो 132 kV का अगर ST ला रहे हो तो 132 kV और दूसरा 25 kV। तो 132 kV का अगर आप लाते हो तो उसमें जो होगा आपको 275 kV वोल्टेज देके चेक करना रहेगा, ठीक है। जनरली डबल वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम लोग, तो 275 kV वोल्टेज देके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। अगर 25 kV है तो उस पर हम 105 kV जाके हम क्या करेंगे, उसको वोल्टेज देकर चेक करेंगे, ठीक है। ताकि ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रांसफार्मर जो है उसमें तो ऐसा नहीं है ना कि हो सकता है कभी वोल्टेज अधिक हो जाए कम हो जाए, लेकिन हाँ सर्टेन 1 मिनट के लिए ही चेक किया जाता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू दे दिए हैं तो 5 घंटा छोड़ दिए, 6 घंटा छोड़ दिए, ट्रांसफार्मर फट के फलावड़ हो जाएगा, ठीक है, और मतलब जल जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो हमारा ये बोलो, ये जो लेवल इंसुलेशन लेवल रहेगा उसके लिए हम इंसुलेशन लेवल टेस्ट करते हैं। उस इंसुलेशन लेवल टेस्ट में क्या होता है कि वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, जितना रहता है वोल्टेज उससे कहीं ज्यादा वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है और 1 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है और 1 मिनट तक चेक किया जाता है क्या वह वोल्टेज को सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। अगर सस्टेन कर पा रहा है तो ठीक है, क्योंकि जब साइड पे चला जाता है तो वहां लोड हमारा क्या वेरी करते रहता है। जब लोड वेरी करते रहेगा तो वोल्टेज भी हमारा अप एंड डाउन होते रहेगा, क्योंकि करंट अगर बढ़ेगा घटेगा तो वोल्टेज पे भी तो प्रभाव पड़ेगा। और अगर वोल्टेज पे प्रभाव पड़ेगा, वो अभी बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, तो कब बढ़ रहा है किसी को तो पता नहीं है ना, बस मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन बढ़ते टाइम में तुरंत हम क्या करें, उसको बंद तो नहीं कर सकते, तो वो देखना है कि कितने मिनट के लिए वो मतलब हो सकता है। 1 मिनट तक अगर वो बढ़ता है तो बर्दाश्त कर लेगा ट्रांसफार्मर, लेकिन अगर 1 मिनट से ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा। इसलिए क्या किया जाता है कि चेक कर लिया जाता है, इंसुलेशन लेवल टेस्ट किया जाता है हाई वोल्टेज अप्लाई करके उसको, ताकि हमारा ट्रांसफार्मर सही रहे। अब ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि फॉलोइंग आर द मेजर इक्विपमेंट प्रोवाइडेड एट द ट्रैक्शन सब स्टेशन। पहला ट्रांसफार्मर, दूसरा सर्किट ब्रेकर, तीसरा इंटरप्टर। एक एक करके हम सब के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आर प्रोवाइडेड या रिक्वायर्ड टू स्टेप डाउन द ग्रिड वोल्टेज टू 25 kV। ग्रिड वोल्टेज का मतलब 132 kV हो सकता है, 220 kV हो सकता है, 400 kV हो सकता है, 765 kV, जो भी वोल्टेज आप जनरेटिंग स्टेशन से स्टेप अप करके लाए हैं उस वोल्टेज की बात कर रहा हूं। तो 132 kV वोल्टेज को हम लोग क्या किए हैं 25 kV में स्टेप डाउन कर दिया। आगे देखिए, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आर स्पेशली डिजाइंड टू विथस्टैंड सेवियर ऑपरेटिंग कंडीशन। अलग अलग ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। अब देखिएगा सब स्टेशन की बात कर रहा हूँ, ऐसे भी ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ रहता है, देखिए जो रहता है आपका ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर वगैरह, ठीक। Next, insulation level provided in the transformer is in such as
टू विथस्टैंड फॉलोइंग टेस्ट, ठीक है, इज इन कर लीजिए यहाँ पे, इज इन सच एज, इस प्रकार आता है जैसे सिस्टम वोल्टेज। अब देखिए ये 132 के भी मैंने लिखा है, 132 के भी आपका प्राइमरी में रहेगा। तो यहाँ पे दो टेस्ट दे दिया, एक इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज टेस्ट होता है जो कि आपको स्पेशल टेस्ट में आता है, ठीक है, और ये जो है आपका रूटीन टेस्ट में भी आ जाएगा। अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, टाइप टेस्ट होगा, रूटीन टेस्ट होगा, स्पेशल टेस्ट होगा, सबके बारे में पढ़िएगा बट नेक्स्ट सेमेस्टर में, अभी उसके बारे में चर्चा ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये इम्पल्स टेस्ट किया जाता है, स्पाइक वोल्टेज जो है सडन इंक्रीज करता है, उसके लिए हम लोग ये चेक करते हैं, ठीक। और ये 50 हर्ट्ज पे हाई वोल्टेज टेस्ट बोलते हैं इसको जनरली, ठीक है। हाई वोल्टेज टेस्ट किसके लिए, इंसुलेशन लेवल के लिए ही किया जाता है। अगर इंसुलेशन कम रहेगा ना तो ट्रांसफार्मर इतना वोल्टेज दोगे ना, तो अगर कम इंसुलेशन इसमें दिया है डिजाइनिंग हिसाब से तो हमारा ट्रांसफार्मर जो रहेगा वो जल सकता है, ठीक है। अगर हमारा इंसुलेशन सही दिया हुआ है तो इतना वोल्टेज दोगे तो 1 मिनट तक ही बर्दाश्त करेगा, नहीं तो जल जाएगा। अगर जल जाता है तो इसका मतलब क्लियरली पता चल जाता है कि इंसुलेशन लेवल मेरा क्या है, कम है ना। अगर मान लीजिए नहीं जलता है तो इसका मतलब इंसुलेशन जो प्रोवाइड किया वो मेरा क्या है, सही है। तो यही चीज होगी हमारा। अब जो प्राइमरी साइड 132 के भी होगा उस साइड में आप 650 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे, प्राइमरी साइड में सिर्फ, ठीक है, 650 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये इम्पल्स विद स्टैंड टेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। और दूसरा 50 हर्ट्ज पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, एचटी में ही एक 275 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा वो भी इंसुलेशन लेवल के लिए होता है। देखो इसके लिए जो होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हैं उसके पास बहुत ही कम ही कंपनी है जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होगी, जैसे एबीएस हो गया या फिर और भी बड़ा स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर हो गया, वो भी आजकल ये रखी हुई है, ठीक है। या फिर और भी बड़ा जो आपको कहते हैं मैकॉन हो गया, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ट्रांसफार्मर जो बनाती है वो उसके पास अपना एक लैब रहता है। नहीं तो जनरली आपका ये बाहर में जाके टेस्ट कराना पड़ता है, जो कि इंडिया मतलब 2-3 जगह होता है, ठीक है। एक आपका संस्था है CPRI, इसमें भी आपके लिए वैकेंसी आती है कभी कभी, ये हो जाता है एक एरडा, ठीक है, एक हो जाता है NTA। तो ये सब संस्था है जो कि टेस्टिंग के लिए ही बनाया हुआ है, तो ये सब टेस्ट वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब जब एलटी की बात करेंगे जो 25 के भी साइड में रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब इम्पल्स विद स्टैंड वोल्टेज को चेक करना रहेगा तो 190 किलो वोल्ट अप्लाई करेंगे। और जब सिंपल वोल्टेज की बात करेंगे मतलब हाई वोल्टेज जो रहेगा टेस्ट में तो वो 105 के भी वोल्ट अप्लाई करके चेक करेंगे। अब बोलेगा सर कि ये हम कहाँ से ला रहे हैं, तो ये सर एक BIS है सर संस्था, वही हमको ये डेटा प्रोवाइड करती है और उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए ऑलरेडी आपको मैंने बताया है कि जो ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर में आप कौन सा इंसुलेशन यूज करेंगे, क्लास A इंसुलेशन, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इन ट्रांजिशन ट्रांसफार्मर क्लास A इंसुलेशन आर यूज्ड to withstand the stress of a frequent short circuit on 25 kV OHE and high voltage। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंसुलेशन हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, हाई वोल्टेज टेस्ट करने के लिए, ठीक है, कि हाई वोल्टेज को वो बर्दाश्त कर रहा है, विथस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं। अब ऐसा नहीं कि हाई वोल्टेज हुआ और उसमें शॉर्ट आ जाए, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हमारा बर्न हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंसुलेशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट शॉर्ट सर्किट ऑन 25 kV OHE या फिर हाई वोल्टेज। During continuous operation, the transformer attains is a steady state temperature at a full load। क्या कहने का मतलब हुआ कि एक होता है ट्रांसफार्मर में टेम्परेचर राइज टेस्ट, ठीक है। टेम्परेचर राइज टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर में इसलिए किया जाता है कि आप देखते होंगे कि ट्रांसफार्मर जो ऑपरेशन में रहता है वो 24 आवर के लिए ऑपरेशन में रहता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब कंडक्टर होगा उसमें वोल्टेज हम देते रह रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, बढ़ते रहेगा, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। बट एक्चुअली में क्या होता है, इसी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग टेम्परेचर राइज टेस्ट करते हैं। देखिए टेम्परेचर राइज टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग जितना भी लॉसेस होगा, जो कोर लॉस होगा और कॉपर लॉस होगा, दोनों को सम करके ट्रांसफार्मर में अप्लाई कर देंगे, ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज, ठीक है। जैसे ही आप देते हैं तो उसको हम छोड़ देंगे 5 घंटे 6 घंटे के लिए ऑपरेशन में रख के हम चेक करेंगे। 1 घंटा में देखिएगा मतलब पर आवर आप उसको चेक करिएगा विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर लगा हुआ था, 7-8 थर्मोमीटर लगा हुआ रहता है पूरे ट्रांसफार्मर में और चेक किया जाता है। अगर छोटा ट्रांसफार्मर है, इन द सेंस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो 1-2 थर्मोमीटर से काम हो जाएगा। लेकिन अगर पावर ट्रांसफार्मर है तो उसमें आपको क्या है कि 6-7 थर्मोमीटर लगा करके चेक किया जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे ही आपने सप्लाई दिया, सप्लाई देने के बाद 1 घंटा तक आप टेम्परेचर मेजर कीजिएगा, ठीक है।
टेम्परेचर मेजर किया, जितना भी थर्मामीटर लगाए हुए सब में टेम्परेचर जाके मेजर कीजिएगा 1 घंटा, फिर उसके नेक्स्ट आवर में एक चेक कीजिएगा, फिर उसके नेक्स्ट आवर में चेक। देखिएगा टेम्परेचर आपका वेरी कर रहा है, लेकिन जैसे ही 7 घंटा 8 घंटा होगा एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है, मतलब कि टेम्परेचर जो होगा हमारा वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर कांस्टेंट नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे ट्रांसफार्मर में इश्यू है, प्रॉब्लम है, कुछ फॉल्ट है, उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। लेकिन क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो आप 7 घंटे 8 घंटे के लिए कर लेते हैं, देखते हैं, तो अगर हमारा क्या होगा टेम्परेचर एसटीडी हो जाता है। अगर टेम्परेचर एसटीडी हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि अगर आप उसको 24 घंटे भी रन करेंगे, 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे जिस तरह से भी आप रन करेंगे, तो उसमें आपका टेम्परेचर जो है राइज नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ से हमको क्या पता चल जाता है कि टेम्परेचर हमारा क्या होगा, राइज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर राइज टेस्ट करने से ही पता चलता है ये। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि आप जानते हैं कि हर एक का एक अपना ओवरलोडिंग कैपेसिटी होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल मान लिया जाए कि आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाते टाइम में आप देखते होंगे कि डेली जो जिस दिन दाल चावल या रोटी सब्जी बनता है तो आप 4 रोटी या 5 रोटी कुछ ऐसा खाते होंगे, ठीक है। लेकिन जिस दिन चिकन बन जाता है, जो मांसाहारी है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो जब चिकन बन जाता है, मटन बन जाता है, तो वही 5 रोटी की जगह पे आप क्या करते हो, 8 रोटी 10 रोटी खत्म, है ना। 8 रोटी 10 रोटी आप खा लेते, ये क्या आ गया, ओवरलोड हो गया, मतलब एक्स्ट्रा आप खा सकते हो। कब? जबकि बहुत अच्छा कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्वादिष्ट, ठीक है, स्वादिष्ट भोजन बनता है तो आप क्या करते हो, अधिक भोजन खा सकते हो। तो ये क्या होगा, लेकिन डेली खाते हो क्या? नहीं, 5 रोटी 4 रोटी जनरली। लेकिन जिस दिन स्वादिष्ट भोजन बनता है उस दिन आप 8 रोटी भी खा सकते हो, जैसे स्पेशली खास करके जिस दिन चिकन या मटन, है ना। देखिएगा ये सच्चाई है, ठीक है। तो ठीक यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर जो रहता है इसमें तो फिक्स नहीं रहता है कि कब लोडिंग हमारा बढ़ेगा, कब लोडिंग घटेगा। तो इसको क्या होता है, अलग अलग वोल्टेज पे और मतलब लोड पे टेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताएंगे यहाँ पे 15 मिनट के लिए हम 50% पे रख लेते हैं, 5 मिनट के लिए 100% लोडिंग, मतलब कि जैसे ओवरलोडिंग का बात कर रहे हैं, जितना लोड है उतना से 50% अधिक बढ़ा के हम लोड अप्लाई करेंगे। 15 मिनट के लिए टेस्ट करके देखेंगे कि विथस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब 100% पे करके देखेंगे, अब देखेंगे 5 मिनट के लिए, देखिए समय घटा दिए, अधिक लोड हुआ समय घटा दिए क्योंकि जल सकता है, तो हम 5 मिनट के लिए लगा के देखेंगे कि 100% मतलब डबल, अगर 25 kV वोल्ट का है तो उसको हम 50 किलो वोल्ट पे अप्लाई करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब जो पावर होगा, यहाँ पे हम लोग लोड की बात कर रहे हैं, जितना लोड होगा हम उसकी बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, डबल कर दिए। अब 120% हम बढ़ा दिए, लोड को बढ़ा के देखे तो इंस्टेंटेनियस तुरंत किए, तुरंत हम उसको फ्रीक्वेंटली क्या ऑफ भी कर दिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग ओवरलोड को भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ट्रांसफार्मर में। आगे आइए, देखिए क्या पढ़ रहे थे हम लोग। कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर अटेन्स इज अ स्टेडी स्टेट टेम्परेचर एट अ फुल लोड। जैसे ही आप फुल लोड पे आप करोगे, ऑपरेट करोगे ट्रांसफार्मर को, तो उसमें जो हमारा क्या, वही टेम्परेचर जो है स्टेडी स्टेट में आ जाएगा। 5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए जो आप टेम्परेचर राइज टेस्ट करते हैं उसमें आप देख लेते हैं कि टेम्परेचर हमारा क्या होता है, स्टेडी हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन रहता है, उसके लिए कोई सोचने की बात नहीं है। द ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर इज डिजाइंड टू टेक द फॉलोइंग ओवरलोड्स। जो भी हमारा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर रहेगा उसको हम डिजाइन जो करेंगे, ओवरलोड को मतलब ओवरलोड उसमें सस्टेन करना चाहिए। जैसे कि 50% ओवरलोडिंग कर रहे हो, 50% ओवरलोडिंग कर रहे हो 15 मिनट के लिए, ये विथस्टैंड होना चाहिए, नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर हमारा नहीं लगेगा सब स्टेशन में, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 100% के लिए करेंगे 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट 120% करेंगे इंस्टेंटेनियस, तुरंत के लिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पूछूंगा आपसे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कितने % लोड बढ़ाने के लिए हम लोग कितने मिनट के लिए टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ओवरलोडिंग के लिए। अब आगे बढ़ते हैं सर। दी ऑफलोड टेप चेंजर ऑन प्राइमरी साइड एट -10% -5% 0% या फिर +5% +10% ऑफ द रेटेड वोल्टेज। अब देखिएगा, जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होंगे तो पढ़े होंगे कि टैप चेंजर जो होगा पहले 2 प्रकार का होता है, ऑन लोड टैप चेंजर और ऑफ लोड टैप चेंजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ लोड टैप चेंजर की, ठीक। ऑफ लोड टैप चेंजर क्या होगा, जबकि लोड को पहले डिस्कनेक्ट करना है, फिर जाके आपको चेंज करना है, फिर जाके लोड देना है, ठीक। ऑन लोड टैप चेंजर में आपको लोड ऑफ करने की आवश्यकता नहीं है, लोड अगर दिए भी है तब भी आप उसको चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रांसफार्मर होता है ना सर, उसको टैंक में जाके देखिएगा कभी आप सट के,
जो मतलब 200 kVA या पावर ट्रांसफार्मर जो होगा जनरली 63 kVA या 100 kVA में नहीं रहता है। अगर पावर ट्रांसफार्मर होगा तो उस पावर ट्रांसफार्मर में आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको ऐसा करके एक रोटरी स्विच लगा रहता है, और इसी रोटरी स्विच पे हमारा क्या रहता है, इस प्रकार का ये मतलब लिखा रह सकता हो सकता है या वोल्टेज लिखा रहेगा। कैसे वोल्टेज रहेगा, मान लीजिए कि हमारा अगर 25 kVA है, ठीक है, हम क्या बोले 25 kV, ये हमारा हो गया 0%, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया 0, मतलब नॉर्मल कंडीशन हमारा 0% हुआ। अब कह रहा है कि -10 और -5, तो इसका 25 का -5% आप निकालिए और यहाँ पे लिख लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, -10% निकालिए इसी 25 का और यहाँ पे लिख दीजिए। तो अब मतलब ये एक रेंज सेट हो गया। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम +5% और फिर क्या करेंगे +10%। अब यहाँ पे निकाल के इसको लिखिए, यहाँ पे निकाल के इसको, अब ये एक रेंज हो गया। मतलब मैक्सिमम वोल्टेज आप यहाँ तक जा सकते हो, मिनिमम वोल्टेज आप यहाँ तक जा सकते हो, डिपेंड करता है कब आपको जरूरत है, ठीक है, उस हिसाब से। जनरली हमारा नॉर्मल कंडीशन में रहता है। तो ये जो टैप चेंजर होता है ना, डिजाइन किया जाता है, 5 स्टेप हुआ इसमें, 1 2 3 4 5 स्टेप होगा। मतलब आप 5 बार उसको रोटेट करिएगा तो 5 बार अलग अलग वोल्टेज आपको मिलेगा। जनरली 7 स्टेप का भी होता है, 11 स्टेप का भी होता है, तो डिपेंड करता है डिजाइन पे। तो ये हो गया हमारा क्या, टैप चेंजर। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, एक चीज और, जो ऑफलोड टैप चेंजर होगा वह किधर रहता है, प्राइमरी साइड में। ये भी ध्यान में रखिएगा, काफी कंट्राडिक्शन सवाल है सर ये। प्राइमरी साइड में हमारा क्या होगा, टैप चेंजर लगा हुआ रहेगा, लेकिन वोल्टेज वैरी करेगा किस साइड में, तो सेकेंडरी साइड का। ठीक, आगे देखिए, these transformers have oil cooling arrangement by means of a radiator। ठीक है, अब जो बड़ा ट्रांसफार्मर होगा, जनरली आप 10 MVA का यूज कर रहे हो, 12.5 MVA का यूज कर रहे हो, तो जनरली वो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है, बड़ा है, तो उसमें क्या होता है, रेडिएटर लगा हुआ रहता है। देखिए रेडिएटर क्या होता है, उस चीज के बारे में भी आप देख लीजिए। देखिए ऐसे तो ये ट्रांसफार्मर में आप लोग पढ़े होंगे, रेडिएटर क्या होता है। अब देखिएगा, ये अगर हमारा टैंक है, ट्रांसफार्मर का टैंक है, तो इसके बाहर में आप देखिएगा कुछ इस तरह का लगा हुआ मिल जाएगा आपको, ऐसा करके बना मिल जाएगा पावर ट्रांसफार्मर में। लेकिन पहले के टाइम में कभी कभी क्या होता है, ऐसे करके ट्यूब लगा हुआ मिलता था, ऐसे ट्यूब लगा हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडिएटर। अब ये ऐसा वाला आने लगा है सर, इसमें फिन्स होता है, ये सब इस सब में स्पेस रहता है। यहाँ से क्या होगा, ऐसे जो रहेगा बाल्ब रहता है, यहाँ से इसमें ऑयल रहेगा, इसमें ऑयल आते रहेगा, ऐसे ऑयल आएगा, ऐसे ऑयल आएगा, सब हो गए, फिर इधर से लौट के फिर ऊपर आते रहता है। समझ में आई बात। तो वो रेडिएटर लगा होता है किस पर्पस के लिए, तो कूलिंग पर्पस के लिए। ठीक है, which can be easily removed for any repair or maintenance purpose by simply closing valves in the inlet and outlet pipes connecting radiator with transformer। देखिए कहा जाता है कि इसको आप इजीली रिमूव भी कर सकते हो या जोड़ भी सकते हो। यहाँ पर से देखिए, ये हमारा इनलेट, ये हमारा आउटलेट, सॉरी ये आउटलेट और ये इनलेट, इधर से लौट के आता है सर, ठीक है। तो इसे अंदर घुस रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं इनलेट, इनलेट वाल्व, और यहाँ हो गया क्या, आउटलेट वाल्व। तो ये इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो इसको आप दोनों को बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिएगा तो इसमें जो सर्कुलेशन हो रहा होगा ऑयल का, खत्म। आप उसको खोल के फिर रिपेयर कर लीजिए, जो भी रिपेयरिंग वर्क होगा या मेंटेनेंस वर्क रिपेयर कीजिए, फिर से आप वापस उसको क्या कीजिए, लगा दीजिए। तो वही चीज यहाँ पे हमारा बोल रहा था। आगे देखते हैं और भी ट्रांसफार्मर में क्या सब होता है, उस चीज को आप देख लीजिएगा, ये सब पढ़ चुके होंगे। दिस ट्रांसफार्मर्स आर प्रोवाइडेड विथ स्टैंडर्ड एसेसरीज सच एज बुकोज रिले। पढ़ चुके होंगे बुकोज रिले क्या करेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा, गैस एक्चुएटेड डिवाइस है। यह जो है ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और सर्किट ब्रेकर को मैसेज देता है। नेक्स्ट, ब्रीदर, ब्रीदर लगा हुआ होता है कहाँ, पढ़े हैं भाई लोग, पता नहीं भाई आप लोग का क्या सीन है। देखिए ये हमारा क्या हो गया ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर में कुछ ऐसा रहता है लगा हुआ, यहाँ पे आपका एक ऐसा करके ऐसा बना रहेगा, ठीक है। ये कंजर्वेटर हो गया, इसी में आपका एक यहाँ पे ऐसे करके रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है। ये हो गया ब्रीदर, ये क्या हो गया ब्रीदर, ये हो गया क्या कंजर्वेटर। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, ऐसा बुकोज रिले, ये क्या हो जाएगा बुकोज रिले। समझ में आई बात, ठीक। तो बुकोज रिले का काम क्या होगा, इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। ब्रीदर, ब्रीदर जो ये रहता है क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसमें जो होता है सिलिका जेल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है सिलिका जेल, अगर सिलिका जेल ब्लू कलर का है तो अच्छा है,
अगर यही जो है कलर इसका गुलाबी हो जाता है, पिंक, तो वो खराब हो जाता है। ठीक, ये भी पूछा हुआ है कि गुड सिलिका जेल जो होगा उसका कौन सा कलर होगा, अच्छा जो सिलिका जेल होगा तो कौन सा, ब्लू। अगर वो खराब होगा या फिर मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लिया तो हो जाता है क्या, गुलाबी, पिंक। लेकिन जब आप उसको हीट देके फिर से आप उसको सुखा दीजिएगा, मतलब उसमें जो मॉइस्चर उसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, तो फिर से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूछा हुआ है ब्रीदर का। ब्रीदर का काम क्या होता है, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। अब यहाँ ये कंजर्वेटर, ठीक है, कंजर्वेटर में ऑयल भरा रहता है, वो भी एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन जो ऑयल का होता है उससे हमारे ट्रांसफार्मर को क्या होता है, बचाता है। ठीक, ऑयल लेवल इंडिकेटर, देखिए ऑयल लेवल इंडिकेटर भी लगा हुआ होता है। आप कभी जब कंजर्वेटर को देखिएगा सर, तो कंजर्वेटर जो हमारा कुछ इस तरह से होता है, तो यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार का एक इंडिकेटर लगा हुआ था, देखिएगा ट्रांसफार्मर में करीब जाके तो आपको दिखेगा सर, ये हमारा हो जाता है, यहाँ पे लेवल बना हुआ रहता है, ये हमारा क्या हो गया, ऑयल लेवल इंडिकेटर। ये क्या हो जाएगा, ऑयल लेवल इंडिकेटर। ऑयल कितना है, मतलब घटा है, बढ़ा, जितना हम बढ़े थे उतना है कि नहीं है, मतलब वो लेवल चेक करता है। अगर कम है तो यहाँ पे कम विजुअल होगा, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि ऑयल घट गया है, लीकेज हुआ है कहीं, फिर से आपको वापस डालना है। नेक्स्ट है ड्रेन वाल्व। ड्रेन वाल्व मतलब क्या, वाटर को जो ऑयल निकालने की बात करें, ड्रेन करना मतलब बाहर निकालना। नेक्स्ट फिल्टरिंग वाल्व। फिल्टरिंग वाल्व मतलब भरने वाला वाल्व जो होगा उसकी बात कर रहे हैं। डायल गेज थर्मोमीटर, थर्मोमीटर होगा उसमें लगा हुआ जो कि टेम्परेचर मेजर करता है। जो टैंक रहता है आपका, ये यहाँ पे आपका एक ऐसा पॉकेट बना हुआ रहेगा, इसी में हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को डाल देते हैं। समझ में आई बात, थर्मोमीटर डालते हैं, वहां पे टेम्परेचर जो भी रहेगा उसको मेजर करते रहेंगे। नेक्स्ट कंजर्वेटर हो गया है ओटीआई एंड डब्ल्यूटीआई। ओटीआई मतलब होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। ओटीआई क्या होगा, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ठीक है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। और डब्ल्यूटीआई इसी में आप कर लीजिएगा, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। क्लियर है, तो ऑयल टेम्परेचर मेजर करेगा ओटीआई, और डब्ल्यूटीआई क्या करेगा, वाइंडिंग के टेम्परेचर को मेजर करेगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए तो इसको। देखिए ट्रांसफार्मर को जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस टाइम में वाइंडिंग को क्या होता है, ड्राइड आउट किया जाता है, मतलब सुखाया जाता है। अब सुखाया जाता है ऐसा नहीं कि धूप में डाल के सुखाया जाता है, एक ओवन बना हुआ होता है, उस ओवन में कंप्लीट कोर कॉइल असेंबली जो होता है, या फिर सिर्फ वाइंडिंग कॉइल जो होता है, उस कॉइल को उस ओवन में रख दिया जाता है। ठीक है, ओवन को बंद कर दिया जाता है, उस ओवन में टेम्परेचर जो रहता है, जैसे खाना बनता है ओवन में देखते हैं, तो वहां पे भी बहुत बड़ा ओवन रहता है। ठीक, उसमें क्या होता है कि जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा वाइंडिंग में वह वेपोराइज हो जाता है, वेपोराइज होके ऊपर ओवन के ऊपर में उड़ जाता है, और नीचे हमारा जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ ड्राइड वाइंडिंग जो रहेगा वह बचेगा। ओवन खोलिए, आप वाइंडिंग को निकाल लीजिए, और जो ऊपर वेपोराइज आपका वेपर है वो ऊपर रहेगा, फिर ओवन खोलने के दौरान फिर आपका वह जो वेपर है बाहर आ जाएगा। समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार से कोर कॉइल असेंबली को भी फिर से क्या किया जाता है, ड्राइड आउट किया जाता है। तो जो मतलब कंप्लीट कोर के ऊपर जब कॉइल बना देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोर कॉइल असेंबली। उसको भी फिर से ओवन में डाला जाता है, उसमें भी जो मॉइस्चर रहेगा प्रेजेंट फिर से हम आपका वेपराइज हो जाएगा ओवन में, वो ऊपर वेपर ऊपर हो जाएगा, और नीचे हमारा सिर्फ रहेगा क्या, सीसीए कोर कॉइल असेंबली। उसको आप बाहर निकालिए और फिर आप असेंबल कर दीजिए। तो वही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे सर, while manufacturing the transformer the winding is dried out for removing the moisture। ठीक है, देखिए ये सब मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा हुआ है होता भी होगा कि नहीं होता, लेकिन होता है सर। ठीक है, जब आप कभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में वर्क करेंगे या कभी ट्रांसफार्मर जहाँ पे बनती है वहां पे जाएंगे ना, तो आपको ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर ट्रांसफार्मर्स आर यूजुअली डिस्पैच्ड फील्ड विद ऑयल। क्या मतलब कहने का है कि आप ये जानते हैं कि अगर कोई भी चीज खाली रहेगा तो उसमें आके एयर भरेगा। कोई भी चीज खाली रहता है, ऐसे तो खाली रहता है नहीं, उसमें हमेशा हमेशा क्या रहता है, एयर रहता है। ठीक, तो वो जो एयर रहेगा उस एयर में कुछ ना कुछ मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपका टैंक है, टैंक को भी आप अगर खाली छोड़ देते हैं उसमें भी एयर रहेगा, तो टैंक में भी हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं मॉइस्चर आपका आ जाएगा। या आप ऐसा कर सकते हैं कि कोर कॉइल असेंबली जो है उसको आप टैंक में डाल दिए, टैंक में डालने के बाद क्या करिएगा, टैंक को आप लगा रहे हैं तो खाली रहेगा तो एयर तो वहां घुस ही जाएगा किसी तरह से, लेकिन अगर भरा हुआ रहेगा तब हमारा टैंक में
मॉइस्चर घुसने का चांस क्या होगा, कम होगा। स्पेस ही नहीं रहेगा तो कहाँ घुसेगा, एयर हमारा कहाँ पे पहुंचेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जब कभी आपका जो ट्रांसफार्मर कंप्लीट सेट तैयार हो जाता है तो उसमें क्या होता है, ट्रांसफार्मर में ऑयल डाल दिया जाता है, पूरा का पूरा फील्ड कर दिया जाता है और फिर डिटैच किया जाता है, मतलब भेजा जाता है, डिस्पैच किया जाता है, ताकि आपका जो एयर हो, मॉइस्चर कंटेंट एयर हमारे ट्रांसफार्मर में इंसर्ट नहीं हो पाए, इंटर नहीं कर पाए। वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि इन ऑर्डर टू अवॉइड ट्रांसफार्मर वाइंडिंग एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, ट्रांसफार्मर आर यूजुअली डिस्पैच्ड filled with oil. This oil has to be dehydrated at a site before commissioning the transformer. Filter ऑयल जो होता है उसमें किसी प्रकार का कोई अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है, ऑयल में भी मॉइस्चर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब बबल के फॉर्म में मिल जाता है आपको, ठीक। तो उस ऑयल को ट्रांसफार्मर टैंक में डालने से पहले उसको फिल्टर किया जाता है, डिहाइड्रेट किया जाता है, मतलब जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वह आपका वेपोराइज होके हट जाएगा और बचेगा सिर्फ क्या, आपका ऑयल। उस ऑयल को आप ट्रांसफार्मर के टैंक में फिल कर दीजिए, भर दीजिए। बिफोर कमीशनिंग द ट्रांसफार्मर बोल रहा है, कमीशनिंग का मतलब हो गया कि आपको इंस्टॉल करने की बात कर रहा है। इंस्टॉलेशन के टाइम में एक टेस्ट किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कमीशनिंग। ज्यादा ट्रांसफार्मर आपको इंस्टॉल करना है तो ऐसा ही ना इंस्टॉल कर दिया जाएगा, उसमें जब ऑपरेशन, जब आपको सप्लाई देना होगा, लोड देना होगा, तो उसके पहले कुछ टेस्ट किया जाता है। तो उस टेस्ट वगैरह करने के पहले आपका क्या होता है, ये सब ऑयल फिल किया दिया जाता है। नेक्स्ट, द ट्रांसफार्मर टैंक हैज सफिशिएंट स्ट्रेंथ to withstand with atmospheric pressure and vacuum, because nowadays after drying and testing at manufacturers work, tank is evacuated of air before dry nitrogen filling before commissioning। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसमें लाइन में, जो ट्रांसफार्मर का आप टैंक बनाते हैं ना, तो उस टैंक में आपका एक और टेस्ट किया जाता है, एटमॉस्फेरिक टेस्ट, प्रेशर टेस्ट और वैक्यूम टेस्ट बोलते हैं। क्यों किया जाता है उस चीज को समझिएगा। जब आपका ट्रांसफार्मर फुल लोड पे या ओवरलोड पे होता है तो उस टाइम में ऑयल जो हमारा क्या होता है, हीट ज्यादा होगा, गर्म, और ऑयल जब हीट होगा तो वह एक्सपांड करने का कोशिश करता है, मतलब फैलने का कोशिश करता है। जब आपका फैलेगा तो मतलब प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। उस टाइम पे क्योंकि ऑयल हमारा पूरे टैंक में भरा हुआ रहता है, और उस टाइम पे जब आपका ऑयल एक्सपेंड करेगा तो टैंक जो रहता है उसका साइज बढ़ने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बढ़ के बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा माइनर चेंजेस होता है उसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि 700 mm है, हो सकता है 703 mm हो जाए, 704 mm हो जाए, ऐसा, ठीक है। तो हमारा जो टैंक रहेगा वो फैलने लगता है प्रेशर की वजह से। जैसे कि आप बैलून लेते हैं, बैलून में आप क्या कीजिए, पहले आप अपने मतलब बैलून में हवा भर दीजिए, ठीक है, बैलून में हवा भर दीजिए, हवा भरने के बाद उसको बंद कर दीजिए, तो जितना फैला हुआ तो उतना तो है ही, लेकिन फिर ऊपर से आप उसमें प्रेशर डालिए तो क्या होगा, और फैलेगा। साइकिल जो होता है जिसमें ट्यूब में जो हवा डालते हो आप, क्या होता है, अगर हवा नहीं रहता है तो वो पूरा ऐसे पिचका हुआ रहता है, पचका हुआ रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे उसमें हवा डालेंगे वो क्या होता है, फूलने लगता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे ऑयल जो रहेगा वह एक्सपेंड करता है, ठीक है। ऑयल जब एक्सपेंड करता है तो हमारा टैंक क्या होता है, थोड़ा फैलने लगता है। तो उसके लिए हम लोग प्रेशर टेस्ट करते हैं। प्रेशर टेस्ट करने के लिए क्या होता है, 1 kg प्रेशर डाला जाता है उसमें, ठीक है। हाँ, 1 kg प्रेशर डाला जाता है पर मीटर स्क्वायर, 1 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। प्रेशर उसमें डाला जाता है और 1 मिनट के लिए उसको चेक किया जाता है, ठीक है, कि हाँ सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। डिपेंड करता है कैसा टैंक है, और उसके BIS के हिसाब से फिर हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं उसमें। अब देखिए वैक्यूम की बात कर रहे हैं, क्यों। अब देखिए मान लीजिए लोड आपका घटा, लोड बढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ा तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा तो ऑयल एक्सपेंड किया, तो टैंक हमारा क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा फैलने लगा, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। अब बात करते हैं वैक्यूम का। तो अब लोड घटा, लोड घटेगा तो ऑयल भी हमारा क्या होगा, ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि जो मतलब टैंक है वो वापस अपने स्थान पे जाना चाहेगा, या हो सकता है अगर अधिक लोड कम कर दीजिए तो फिर हमारा ऑयल और भी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल ही ठंडा ऐसा नहीं होगा, टेम्परेचर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, कहीं 100 डिग्री हो जाएगा मान लीजिए, और कहीं फिर घट के आपका 70 डिग्री हो जाए, तो टेम्परेचर वेरिएशन हुआ। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो हमारा फिर ऑयल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो टैंक हमारा क्या होगा, पिचकना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा समझ में आई बात? तो वही होता है। इसी दौरान आपका जो है ब्रीदर जो रहता है उसमें आपका एयर अंदर जाता है और बाहर छोड़ता है। जब एक्सपेंड होता है तो एयर बाहर आता है, अंदर का जो एयर होगा वह बाहर आएगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाहर का एयर जो है अंदर जाता है। जब बाहर का एयर अंदर जाएगा तो हमारा जो ब्रीदर रहता है वह उस एयर में जो प्रेजेंट रहेगा मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब आपका कह सकते हैं कि बाहर से अंदर मतलब एक्सपेंड होता है तो उस टाइम में अंदर का जो एयर होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है अरेस्टिंग मॉइस्चर के लिए यूज होता है, मॉइस्चर को अरेस्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, वही चीज हमारा क्या हुआ यहाँ पे बता दिया आपका। हाँ, एक चीज और इसमें बोला है कि बड़ा वाला ट्रांसफार्मर को आप देखिएगा ना, तो मैंने क्या बोला था कि जब टैंक आपका खाली रहेगा तो उसमें एयर घुस जाएगा, तो जब एयर रहेगा तो उसमें मॉइस्चर भी रहेगा। तो क्या किया जाता है कि बड़ा ट्रांसफार्मर को ऑयल फील्ड नहीं भेजा जाता है, क्योंकि कभी भी हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, उलट जाएगा ट्रांसफार्मर तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्या किया जाता है ऐसा कि ट्रांसफार्मर को पहले पूरा इवैक्यूएट कर दिया जाता है और उसमें जो है ड्राई नाइट्रोजन भर दिया जाता है। भर गया, टैंक हमारा पूरा फुल है, तो एयर घुसेगा कहाँ पे, एयर जाने का कहीं रास्ता नहीं रह जाता, इसलिए एयर उसमें नहीं घुस पाता है। तो इसलिए नाइट्रोजन को फिल किया जाता है बड़े टैंक में, खाली टैंक में। जो आपको खाली टैंक इन सेंस की पूरा जो सीसी रहेगा उसकी बात कर रहे हैं, ड्राई नाइट्रोजन। क्लियर, वही चीज आपको बोल रहा है, देखिए हाँ, एयर बिफोर ड्राई नाइट्रोजन फिलिंग बिफोर कमिश्निंग। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए, टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, टू लिमिट द शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस, ये ध्यान रखिएगा आपको, शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस जो होगा कितना होगा, कितना परसेंट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नॉट लेस देन 8.5%, इसको मार्क कीजिएगा कि इम्पिडेंस आपका कितना होगा, 8.5% फॉर 10 MVA। 10 MVA के लिए आपका इम्पिडेंस कितना हो जाएगा, 8.5%, एंड 10% फॉर 12.5 MVA। दोनों आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर 12.5% मतलब 12.5, 12.5 MVA का ट्रांसफॉर्मर रहेगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंस आपका 10% होना चाहिए, और 10 MVA रहेगा तो उसके लिए आपको 8.5% होना चाहिए। अब शॉर्ट सर्किट इम्पोर्टेंस क्या है आप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मर में पढ़ चुके होंगे। तो ये था आपका क्या, ट्रांसफार्मर। इसमें अगर कोई डाउट होगा तो कॉल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोशिश करेंगे कि हम आपका जो डाउट है उसको सॉल्व कर पाए, उस क्वेरी को आपको समझा पाए। नेक्स्ट है सर्किट ब्रेकर। सर ये भी आपको पता ऑलरेडी, स्विच गियर प्रोटेक्शन में पढ़े हैं। सर्किट ब्रेकर क्या है, ये एक स्विच के जैसा ही बिहेव करता है। ये प्रोटेक्टिंग डिवाइस है कि जब कभी आपका फॉल्ट आएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रिप कर जाएगा, है ना। ये रिले से कनेक्टेड रहता है जनरली, है ना। ये मैनुअली भी ऑपरेट कर सकता है और ऑटोमेटिकली भी ऑपरेट कर सकता है। तो देखिए, देयर आर 2 सेट्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, 2 सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है। नेमली एक होता है ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर और दूसरा होता है फीडर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एक सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर को बचाया जा सके, दूसरा सर्किट ब्रेकर फीडर में लगाया जाता है जो कि फीडर को बचा सकता है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर ऑन 25 kVA साइड रिमेन्स क्लोज्ड एंड ट्रिप ओनली व्हेन इंटरनल फॉल्ट अकर्स ऑन द ट्रांसफार्मर। अब जो है ट्रांसफार्मर में आपका जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है वह 25 kV के साइड में लगा होता है जनरली। ठीक है, एचटी साइड भी रहेगा जिधर 132 kV उधर भी रहेगा, क्योंकि उधर ऑलरेडी हमारा ट्रिप, उधर भी फॉल्ट तो आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब चूंकि हम लोग सब स्टेशन की बात कर रहे हैं तो 25 kV जिधर है उस साइड में जो हमारा रहेगा उधर हम लोग ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर लगाएंगे ताकि ट्रांसफार्मर में किसी तरह का कोई फॉल्ट आए तो सर्किट ब्रेकर हमारा सेफ कर सके या बचा सके किसको, ट्रांसफार्मर को। नेक्स्ट, ऑन अदर हैंड फीडर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स when fault occurs in the OHE। अब दूसरे में क्या होगा, 25 kVA फीडर के साइड में आप सर्किट ब्रेकर को लगा रखे हैं, तो जब कभी 25 kVA के साइड फीडर जो OHE ओवरहेड इक्विपमेंट, उसमें अगर किसी तरह का कोई फॉल्ट आएगा तो फिर हमारा ये क्या होगा, ऑपरेट करेगा कौन सा, 25 kV फीडर सर्किट ब्रेकर, है ना। देखिए, ये सर्किट ब्रेकर जो होता है, सर्किट ब्रेकर इज ऑफ लो ऑयल कंटेंट टाइप, लो ऑयल कंटेंट टाइप। देखो टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर, उसमें लो ऑयल होगा, बल्क ऑयल होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो उसी में लो ऑयल कंटेंट सर्किट ब्रेकर भी यूज होता है, इसमें आपका बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर भी यूज होता है, या मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर भी यूज होता है। मैं तीनों लिख दिया हूं, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किस प्रकार का सर्किट ब्रेकर हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए,
ट्रैक्शन सब स्टेशन के लिए। लेकिन जब आप बात करेंगे ट्रांसफार्मर में भी सर्किट ब्रेकर लगा होता है, पेंटोग्राफ के आसपास में ध्यान दीजिएगा, पढ़ाए होंगे, आपको बताए होंगे जब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो, ठीक है। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर यूज होता है वहां पे। हाँ ठीक, कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग बाय पुश बटन और बाय रिमोट कंट्रोल। तो ये जो सर्किट ब्रेकर आपका लगा हुआ रहेगा फीडर में, इसको या तो आप पुश बटन से ऑपरेट कर सकते हैं या फिर रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जा सकता है। तो ये था क्या हमारा सर्किट ब्रेकर। लास्ट रहा है आपका सर इंटरप्टर, उसको भी आप देख लीजिए कि इंटरप्टर क्या होता है। अब देखते हैं इंटरप्टर को हम लोग, ठीक है। इंटरप्टर भी एक टाइप का क्या है, स्विच है। इसको आप मैनुअली मतलब ऑपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट, ठीक है। देख लीजिए इसको, इट इज ए नॉन ऑटोमेटिक टाइप। यह मतलब ऑटोमेटिक टाइप नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है जैसे सर्किट ब्रेकर फॉल्ट आने पर ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता था, उस प्रकार से हमारा ये इंटरप्टर ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं करेगा, क्लियर। तो इट इज ए नॉन ऑटोमेटिक टाइप सर्किट ब्रेकर इंस्टॉल्ड एट अ फीडिंग, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट एंड सब सेक्शनिंग पोस्ट। सब सेक्शनिंग पोस्ट या फिर से आप कर सकते हैं पैरेललिंग पोस्ट, जो भी रहेगा आपका, ठीक है। जो 3 टाइप के पोस्ट पड़े, फीडिंग पोस्ट, सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, तो सब में आपका इंटरप्टर लगा हुआ था। अगर आप डायग्राम ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। यह भी जस्ट लाइक के सर्किट ब्रेकर ही है, बट अंतर क्या रहता है कि सर्किट ब्रेकर आपका ऑटोमेटिकली ट्रिप हो सकता है, ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन इंटरप्टर आपका ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं होगा। देखिए, इट इज नॉट प्रोवाइडेड विथ प्रोटेक्टिव रिले। जैसे सर्किट ब्रेकर आपका रिले के साथ कनेक्टेड रहता है, तो आपका जो इंटरप्टर रहेगा उसमें कोई रिले से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। एंड कैन नॉट ऑपरेट ऑटोमेटिकली इन द इवेंट ऑफ एनी फॉल्ट अकर्ड इन दिस सिस्टम। सिस्टम में अगर किसी प्रकार का कोई फॉल्ट होगा तो ये जो इंटरप्टर होगा वह ऑटोमेटिकली ऑपरेट नहीं होगा, क्लियर। आगे देखते हैं, इट इज कैपेबल ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दी OHE by remote control from remote control center by traction power controller। इसको जो है आप रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, कहां से, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर से, विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल सेंटर, ठीक है। जो रिमोट कंट्रोल सेंटर रहेगा वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस इंटरप्टर को ऑपरेट कर सकते हैं रिमोट से, ठीक है, वहां पे। लेकिन ये ऑटोमेटिकली ट्रिप नहीं होगा या ऑटोमेटिकली क्लोज या ओपन नहीं होगा। तो ये था आपका क्या, इंटरप्टर। चलिए, तो देख लिया आप सब स्टेशन में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं। ट्रांसफार्मर, मेजर इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर, यही आपने ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया था और इसी के बारे में हम लोग देखें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। धन्यवाद।